स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 6.3 अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो पर सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी कि अगर आपको टोटल निकालना पड़ेगा ये होता है n अपॉन में l। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू में l, ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। उसके बाद बोल रहा है स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, प्लेस इनसाइड अ सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, यानी कि एक सोलेनॉइड है जो दूसरे सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है, वो भी वर्टिकल। इफ द करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, यानी करंट जो चेंज हो रहा है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर चेंज हो रहा है इन 0.1 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड। What is the induced EMF in the loop while the current is changing, यानी induced EMF की वैल्यू निकालनी है। induced EMF की वैल्यू निकालनी है, ये आप ध्यान रखिए। अब induced EMF की वैल्यू निकालोगे तो कैसे करोगे, देखिए। अब induced EMF का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, d phi by dt, है ना। induced EMF का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, d phi by dt। अब एक बात बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर अपॉन में चेंज इन टाइम, यानी कि फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, यानी कि चेंज इन टाइम। अब फाई टू माइनस फाई वन मतलब कि बी वन बी टू एरिया माइनस एरिया कॉमन दे रखा है, सेम दे रखा है, एरिया कॉमन है दोनों का, ठीक है। तो एरिया इंटू में बी वन एरिया, ठीक है। तो ये आ गया टाइम टू यानी चेंज इन टाइम, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी टू माइनस बी वन एरिया अपॉन में टाइम। अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ शुरू हो गया, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन में टाइम। तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन में टाइम कह दिया, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फाई टू निकालोगे तो बी टू इंटू एरिया, बी वन इंटू एरिया। एरिया कॉमन होता है तो एरिया कॉमन निकाल लिया, सेम निकाल लिया, और टी चेंज इन टाइम जो है वो गिवन है हमें 0.1 सेकेंड। नाउ B2 और B1 किसका केस दे रखा है, सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट एन आई, यही होता है ना, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है बात। अब ये फॉर्मूला अगर होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला अगर बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई टू माइनस म्यू नॉट एन आई वन एरिया अपॉन में चेंज इन टाइम। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, म्यू नॉट एन आई टू माइनस आई वन एरिया अपॉन में चेंज इन टाइम। हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, है ना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। अब इनटू में करंट क्या है, आई टू माइनस आई वन, करंट क्या है, आई टू माइनस आई वन, यानी कि 4 माइनस टू। एरिया कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। चेंज इन टाइम कितना है, 0.1। एन कहाँ गया, एन की भी वैल्यू होगी 15, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 15। तो ये आ गया इंड्यूस ईएमएफ। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका इंड्यूस ईएमएफ का आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। तो ये देखिए इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आना चाहिए 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 वोल्ट, ये आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
6.4 a rectangular wire loop of side 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field. ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. ओके, कट इज मूविंग आउट ऑफ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला. द थिंग इज, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, तो एक है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 0.3 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.3 टेस्ला. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.3 टेस्ला है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप, और क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस लूप का कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है. ठीक है, इस लूप का कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है. तो अगर बाहर निकल रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा? बाहर निकल रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखिए आगे क्या बोल रहा है. What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second? यानी velocity given है 1 centimeter per second. ठीक है, इतनी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है. डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड ऑफ द लूप. यानी कि हमें निकालना है ईएमएफ डेवलप. अब एक बात बताइए, जैसे जैसे लूप बाहर निकलेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड जितने पोर्शन में एरिया में जाएगा वो एरिया कम होता जाएगा. अब एरिया कम होने का मतलब है तो एरिया, एरिया से क्या सीखे? एरिया से रिलेटेड हमने किया था मोशनल ईएमएफ. तो मोशनल ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? बी एल वी, है ना. मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? बी एल वी. अब बी एल वी में एल क्या है? एल वो लेंथ थी जो मूव कर रही थी, एल वो लेंथ थी जो मूव कर रही थी. तो इसमें बोल रहा है कि एक बार तो लॉन्गर साइड से निकालना है, ठीक है, और दूसरी बार शॉर्टर साइड से निकालना है. तो मान लो लॉन्गर साइड जो है वो एल है और शॉर्टर साइड जो है वो क्या है? बी है. ठीक है, शॉर्टर साइड क्या है? बी है. तो ब्रेथ और लेंथ दोनों केस हो गए. तो एक बार जब आप इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे तो वो लग जाएगा बी एल वी. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेंथ गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. वैल्यू पुट करोगे ऐसा ही यूनिट में, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, इतनी बात क्लियर, समझ गए? अभी और शॉर्टर साइड करोगे तो बी एल वी के जगह पे बी बी वी हो जाएगा. ये जो बी है वो ये वाली लेंथ हो जाएगी, यानी 2 सेंटीमीटर वाली. तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे? इंड्यूस ईएमएफ. किसी को कोई डाउट? समझ में आया सभी को? एक बार क्या किया है, ये लॉन्गर साइड से बाहर निकाला है तो बी एल वी यूज हो गया है. एक बार इसको शॉर्टर साइड से बाहर निकाला है तो बी बी वी हो गया है, यानी कि बी क्या है? ब्रेथ है इसकी. आंसर जो आएगा वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3. एल लेंथ है 8 सेंटीमीटर यानी 0.08, इंटू वेलोसिटी है तो सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻². सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए? 8 की 24, 24 यानी कि 2.4, 24 यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट. इसी तरीके से सेकंड वाला केस करोगे, इंड्यूस ईएमएफ 0.3 इंटू बी यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 0.02, और वेलोसिटी तो 10⁻⁻3, 8 दूनी 16, तो 16 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा 3 दूनी 6 होता है ना, 16 थोड़ा होता है. ठीक है, 3 6 और 0.6 हो जाएगा,
यानी कि साइंटिफिक करोगे तो 0.5, ठीक है। 6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आगे भी कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि for how long does the induced voltage last in each case, for how long does the induced voltage last in case, यानी कि कह रहा है कि कितने टाइम तक ये प्रोड्यूस होगा। देखो, जब ये उतने टाइम तक के लिए प्रोड्यूस होगा जब तक ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ जाता है ना, जब तक कि ये पूरे तरीके से बाहर नहीं आ जाता। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो अगर देखो पहले लॉन्गर साइड से निकाल रहे हैं, तो अगर मैं लॉन्गर साइड से बाहर निकाल रहा हूँ तो कितना पोर्शन बाहर निकलेगा, इतना ही पोर्शन बाहर निकलेगा। मतलब कि जो इंड्यूस ईएमएफ इतने के लिए प्रोड्यूस होगा। तो अगर डिस्टेंस में लूंगा तो वो क्या लूंगा, ब्रेथ अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं शॉर्टर साइड से बाहर निकालता हूँ तो कितने टाइम तक वो निकलेगा बाहर, इतने डिस्टेंस के लिए बाहर निकलेगा, यानी एल लेंथ के लिए वो बाहर निकलेगा। जब तक ये एल लेंथ पूरा बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। तो जब इसके लिए अगर आप टाइम निकालोगे तो वो आ जाएगा लेंथ अपॉन में वेलोसिटी। तो सिंपल 2 सेंटीमीटर अपॉन में वेलोसिटी, 8 सेंटीमीटर अपॉन में वेलोसिटी, आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। दिव्यांशु, रचित, सोनिया? सर टाइम वाला एक और बता दो। टाइम, टाइम में क्या है, जैसे कि ये तो कुछ, जैसे मार्कर समझ लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैं लॉन्गर साइड से बाहर निकाल रहा हूँ। तो लॉन्गर साइड से मैं जब बाहर निकालूंगा तो कब तक ये पूरा निकलेगा, ये तब तक निकलेगा जब तक कि ये वाली लेंथ खत्म ना हो जाए, है ना, शॉर्टर लेंथ खत्म ना हो जाए। तो अगर मेरे को टाइम निकालना होगा तो मैं यस डिस्टेंस सर। कौन सा लूंगा, लॉन्ग वाला तो लूंगा नहीं, शॉर्टर वाला लूंगा। तो शॉर्टर अपॉन में वेलोसिटी, तो शॉर्टर क्या है, बी। तो लॉन्गर लेंथ, लॉन्गर साइड के लिए बी अपॉन में बी। उसी तरीके से अगर मैं शॉर्टर साइड से बाहर निकालूंगा, तो अगर मैं शॉर्टर साइड से बाहर निकालता हूँ तो मैं कब तक निकालूंगा, जब तक ये पूरी लेंथ बाहर ना निकल जाए, है ना, जब तक ये लॉन्गर साइड पूरी तरह बाहर ना निकल जाए। इसका मतलब मेरा टाइम जो निकलेगा वो लॉन्गर साइड के लिए निकलेगा। तो लॉन्गर साइड के लिए निकलेगा तो शॉर्टर साइड के लिए लेंथ अपॉन में वेलोसिटी टाइम आ जाएगा। क्लियर अचित? ओके सर। तो ये था क्वेश्चन 6.4, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.5। इसको नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए 6.5, 6.5 में कह रहा है 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड, यानी कि जो मेटेलिक रोड है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400, एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 400 रेडियन पर सेकेंड, 400 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। About an axis normal to the road passing through its one end, the other end of the road is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field 0.5 Tesla, यानी कि magnetic field होगी 0.5 Tesla, parallel to the axis exist everywhere. Calculate the EMF doublet between the center and the ring. ठीक है, ये कह रहा है कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, एक मेटेलिक रोड है, सेंटर पे फिक्स है और ये इस तरीके से घूम रहा है। तो जब इस तरीके से घूम रहा है तो इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट क्लास में ही कराया था, और इंड्यूस ईएमएफ का वो क्या था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये इंड्यूस ईएमएफ था
जब इस तरीके से मेटेलिक रॉड मूव करती है। और ये इसकी डेरिवेशन लास्ट क्लास में मैंने कराई थी, तो जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हाफ बी कितना है 0.5, ओमेगा कितना है 400 इंटू एल स्क्वायर यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 200। 200 का भी आप करोगे तो 100 वोल्ट। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। यानी कि एक सर्किट है जिसमें करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6.8। 6.8 a pair of current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere। यानी कि 5 एम्पियर से 0 एम्पियर कितना टाइम लेता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड ले रहा है। इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, यानी कि एवरेज ईएमएफ जो है वो कितना हो गया 200 वोल्ट इंड्यूस हो गया। गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सर्किट का। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सर्किट का, यानी कि एल की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो फॉर्मूला बताइए सेल्फ इंडक्टेंस का कोई। इंड्यूस ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एल डी आई बाय डी टी। तो डी आई मतलब क्या होता है चेंज इन करंट। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ एल इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। एल की वैल्यू निकालनी है तो ये तो हो गया चेंज इन टाइम अपॉन में चेंज इन करंट, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आई वन माइनस आई टू यानी कि इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड निकालना है ना, बेसिकली चेंज निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर एल कैलकुलेट करना है तो इंड्यूस ईएमएफ इनटू में डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा आई। तो ई कितना है 200, चेंज इन टाइम 0.1, चेंज इन करंट 5, तो 40 इंटू 0.1 4 हेनरी। क्या आ गया 4 हेनरी। क्लियर सभी को? देखो इस चैप्टर को वैसे भी इजी था, इसके न्यूमेरिकल भी इजी हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में तो इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और न्यूमेरिकल अगर डालते हैं तो खाली फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। जस्ट आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो फॉर्मूले में पुट करना है। जस्ट आपका माइंड ये चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। बोर्ड के एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आता है ना तो बहुत मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जस्ट आपको ये माइंड में आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6.9 a pair of adjacent coils has mutual induction of 1.5 Henry। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। तो a pair of adjacent coils has a mutual induction of 1.5। 6.9 म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, यानी करंट जो है वो 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक चेंज हो जा रहा है। कितने टाइम में 0.5 सेकेंड में। ठीक है, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल। चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है
लिंकेज विद अदर कॉल। तो देखिए इसका फाई जो है हमने पढ़ा था डायरेक्टली डिपेंड होता है करंट पे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो लगा देते हैं एम यानी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पर अगर चेंज के फॉर्म में होगा तो हम इसको लिख सकते हैं डी फाई या डेल्टा फाई एम डेल्टा आई, चेंज इन करंट। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स इनटू इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू में चेंज इन करंट। क्लियर है, समझ गए? तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, जस्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए। एम कितना गिवन है 1.5 और चेंज इन करंट कितना है 20। आ गया 15 दूनी 30, 3 हेनरी। चेंज इन फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, सॉरी चेंज इन फ्लक्स है तो वेबर होगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहे हो? सिक्स आएगा? सिक्स कैसे आएगा? 30 आएगा? पंद्रह दूनी, हाँ ठीक है 30 आएगा, सही बात है 30 आएगा। ओके ओके 30 आएगा, 30 आएगा। क्लियर है, इजी है फॉर्मूला, बस आपको ध्यान देना है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.10। ये क्वेश्चन बड़ा आ जाता है एक एग्जाम में। बोल रहा है ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6.10। तो इतनी स्पीड से चल रहा है 1800 किलोमीटर पर आवर, किस तरफ चल रहा है? वेस्ट की तरफ। ठीक है, what is the voltage difference developed between the ends of the wing having a span of 25 मीटर। यानी कि जो उसकी विंग है जिसकी लेंथ 25 मीटर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इंड्यूस ईएमएफ है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद बोल रहा है इफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 है टेस्ला। और एंगल ऑफ डिप जो दिया हुआ है दैट इज एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, ये गिवन है। डिप एंगल या एंगल ऑफ डिप हमने पढ़ा था, तो एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। सो अब आपके पास गिवन है जेट की स्पीड, जिसको आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 18 गया तो 500 मीटर पर सेकंड, है ना, 500 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लेंथ दे रखी है 25 मीटर, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ है तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर ये केस क्या हो गया, देखो सिंपल सी बात है, लेंथ आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो यही देखते समझ जाओ यहाँ पे, और वेलोसिटी भी आ गई। तो समझ जाओ वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा था? मोशनल ईएमएफ में। वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा था? मोशनल ईएमएफ में, बीएलवी। ठीक है, बट यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे जो बी है, इन दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। ये जो दिया हुआ है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अलग हो सकती है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जेट प्लेन मूव कर रहा है या एक रॉड नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको लेने होते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट, जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाला था, जो 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे, तो वो केस है। यहाँ पे प्लेन कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टली, है ना, प्लेन कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टली। तो जब अगर प्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा है यानी लेंथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा वर्टिकली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा लेना पड़ेगा? वर्टिकल।
और वर्टिकल कंपोनेंट जब हमने निकाला था वो था बी साइन डिप, ठीक है, बी साइन डिप, ये फॉर्मूला है, ठीक है, बी साइन डिप। तो तो अगर इसको आप निकालते हो तो ये कितना है, बी कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ साइन 30 है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे यूज कर सकते हो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ बीवी, आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, लेंथ कितना है 25, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 500। इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3.125 वोल्ट, 3.125 वोल्ट। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब हम कुछ और अलग से क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन थे, बाकी एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क है 6.11, 6.11 एडिशनल है क्वेश्चन, एडिशनल का इसको आप करेंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा मेरे को। ये करते हैं। A 0.5 meter long metal rod PQ completes the circuit as shown in the figure। ये फिगर है। फिगर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम, 3 ओम रेजिस्टेंस है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायग्राम है। The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density 0.15 टेस्ला। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.15 टेस्ला। If the resistance of the total circuit is 3 ohm, calculate the force needed to move the rod in the direction as indicate with the constant speed 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये पूरा सर्किट है तो ये बोल रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर जाए। तो बेसिकली हमें फोर्स निकालना है। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है।
फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसे बाहर की तरफ मूव करोगे तो इसके अंदर क्या मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो इसके करंट कैसे फ्लो करेगा, इंड्यूस ईएमएफ के बेस पे। तो सबसे पहली बात तो हमें इंड्यूस ईएमएफ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करोगे तो वो होता है मोशनल ईएमएफ BLV, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है BLV। और अगर इंड्यूस करंट की बात करें, इंड्यूस करंट की बात करें तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है, ये हो जाएगा BLV अपॉन में R। अब ये करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब मेरे को ये बताइए, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है BIL, उसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, BIL, ठीक है, तो ये फोर्स लगता है। तो अब देखिए BIL, तो देखिए B की जगह पे आ जाएगा B रहेगा, I की जगह पे आ जाएगा BLV, और अपॉन में R इंटू में V, तो क्या हो गया, B का स्क्वायर, सॉरी L, B का स्क्वायर L का स्क्वायर अपॉन में V अपॉन में R, ठीक है, समझ गए, इतनी बात क्लियर है। B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R। अब आपके पास क्या क्या है, लेंथ गिवन है, हाँ लेंथ गिवन है, 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रोड, ये 0.5 मीटर, यानी कि लेंथ भी गिवन है 0.5 मीटर, हो गया। B की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, कितना, 3 ओम, तो फोर्स निकल गया। B कितना है, 0.15 का स्क्वायर इंटू में लेंथ का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन में रेजिस्टेंस है 3 ओम। इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आ गया, आंसर आ गया, और कितना आया 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन, -3 न्यूटन। ठीक है, सर -3। सर हाँ बोलो BIL बोलो, के आगे B ब्रैकेट BLV कैसे बना? आई की जगह पे वैल्यू पुट करिए ना, ये आई की जगह पे ये निकाला है ना, तो आई की जगह पे पुट कर दिया ये, ओके सर। हाँ ये पूरा पूरा पुट किया है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप अभी करेंगे, इसके ऊपर मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट सॉल्व करके करना होगा। क्वेश्चन है, अ व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक व्हील है जिसमें स्पोक लगे हुए हैं और हर स्पोक 0.5 मीटर लॉन्ग है, रोटेटेड विद स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। व्हील है, उसमें स्पोक लगे हुए हैं, ठीक है, स्पोक की लेंथ गिवन है कितनी, और कितने लगे हुए हैं, 10 स्पोक लगे हुए हैं, 10 स्पोक हैं, और लेंथ जो गिवन है वो दे रखी है 0.5 मीटर लॉन्ग, 0.5 मीटर लॉन्ग, इज रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। बताइए, ये आप बताएंगे मुझे कि क्या गिवन है, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद गिवन है plane normal to the earth's magnetic field at a place if the magnitude of the field is 0.4 gauss, magnetic field दे रखा है 0.4 gauss, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel, induced EMF कैलकुलेट करना है, करिए, induced EMF कैलकुलेट करना है
इसके अक्रॉस। जूम क्लास मैं दोबारा से बना रहा हूँ क्योंकि वैसे भी टाइम अप होने वाला है, तो आप रिकनेक्ट कर लेना, तब तक सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप जब इसे सॉल्व Yes. करोगे तो आपको क्या चाहिए, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लगेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर, वही स्पोक मेटेलिक रोड रिवॉल्व कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस दे रखा है, तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट करोगे, तो बस 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे ओमेगा है, तो ओमेगा में क्या हो गया कि 2 पाई न्यू गिवन है, तो 2 पाई न्यू जो होगी वो वैल्यू क्या होगी, 2 पाई न्यू की वैल्यू ये मिनट में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 4 पाई आ गया, और एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो जो मैंने असाइनमेंट भेजे हैं उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं इसके, और अलग से इसका कोई क्वेश्चन, और मेरे को अलग से क्वेश्चन मिलता है तो मैं आप लोगों का उसका क्वेश्चन बना के भेजता हूँ इस चैप्टर से, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस ही चलनी है 1 to 5। नेक्स्ट क्लास में हम 1 to 5 के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 6 के क्वेश्चन हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 1 to 5 के मिक्स क्वेश्चन। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? आशीष, समीर, सोनिया, दिव्यांशु, रचित? सर वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट वाले? हाँ बोलिए, जिसको जो डाउट है असाइनमेंट से बोलिए, मैं असाइनमेंट कर सर क्वेश्चन नंबर 11th में। एक मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, a circular coil of n turns and radius r carries a current I. It is unknown and rewound to make another square of coil of side A, keeping number of turns and current same. Calculate the ratio of magnetic moment of the new coil and the original coil. सर्कुलर कॉइल है, n टर्न्स का एंड रेडियस r कैरीज अ करंट। तो इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालोगे, मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करते हो तो वो आ जाएगा, क्या होता है, एन आई ए। तो एन आई तो सेम है, और एरिया बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया m1। फिर इसी रेक्टेंगुलर कॉइल का, मतलब सर्कुलर कॉइल का n नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे एक नया लूप बनाया जो कि स्क्वायर का है, स्क्वायर बनाया। पहले सर्कुलर था, अब स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मतलब साइड ए दे रखा है, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स सेम एंड करंट सेम। यानी कि m2 जब बनाओगे स्क्वायर के लिए तो n आई ए, तो नंबर ऑफ टर्न सेम है, करंट सेम है, एरिया इसका आ जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल। न्यू कॉइल एंड ओरिजिनल कॉइल का अगर रेशियो निकालोगे तो m2/a1 वही क्या आ जाएगा, एन आई ए स्क्वायर अपॉन में एन आई आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, पाई भी रहेगा यहाँ पे, तो m2/m1 का रेशियो आ गया a स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? सर सॉल्यूशन में ना a की वैल्यू पाई r/2 दे रखी है।
तो सॉल्यूशन में क्यों दे रखी है? यहाँ तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। सर पता नहीं, उसमें ही थे। और इसकी वैल्यू फिर रेशियो आ रहा है π/4। वो we want to make another coil of radius r2, वो फिर सॉल्यूशन 12 का दे रखा होगा, 11 का नहीं दिया होगा। 11 में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि a की वैल्यू सर गिवन है। 12 का तो 1/2 आ रहा है रेशियो कैसे 1/2 आ रहा है? में वैल्यू पुट करके। किसकी वैल्यू पुट करके? सर क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, अच्छा स्मॉल n गिवन है, ठीक है, एंड रेडियस r कैरीज अ करंट I, तो एन आई ए है, तो n मान लो कि स्मॉल n हो गया, ठीक है, इसमें स्मॉल n दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। करंट हमने I मान लिया है, करंट दे रखा है I, इट इज अनबाउंड, यानी कि इसको सॉल्व मतलब सीधा किया और फिर दोबारा से बाउंड किया, जो कि स्क्वायर बना रहा है ए साइड का स्क्वायर बना रहा है। तो अगर सर्कुलर कॉइल में तो इसका रेडियस, इसका एरिया क्या होगा? πr² होगा ना, तो एरिया की जगह πr² पुट कर दिया, n की जगह पे n पुट कर दिया, I पुट कर दिया, ठीक है। उसी के केस में ni² हो गया, तो रेडियस it is unbounded, we want to make another square of coil of side A, keeping the number of turns same and current same. Calculate the ratio of magnetic moment of new coil and original coil. तो डिवाइड कर दो, सेम ही तो है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट सेम है। एरिया क्या बनेगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a², तो a² बाय r² पाई, यही बन रहा है इसमें तो। और 1/2 कैसे आ रहा है आपका? यही आएगा इसका आंसर। और इसमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि a की वैल्यू 2πrn, अच्छा ये पता है क्या किया हुआ है? ये इस कर रखा है, इसने निकाली है रिलेशन, क्योंकि देखो अगर ये n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल्स हैं, अब इसको अनबाउंड करोगे तो एक लेंथ मिलेगी, है ना, फिर इसका आप क्या करोगे? स्क्वायर करके एक ऐसे बनाओगे, तो मतलब स्क्वायर का ही बनाया ना, तो मतलब जो लेंथ है वो लेंथ तो सेम मिलेगी, है ना, लेंथ तो सेम मिलेगी। अगर एक कॉइल का सरकमफ्रेंस कितना है? एक कॉइल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। एक कॉइल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 2πrn, ठीक है, 2πrn। इसी तरीके से स्क्वायर लूप में अगर बात करोगे तो स्क्वायर लूप का सरकमफ्रेंस निकालोगे तो क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा 4a। एक लूप का सरकमफ्रेंस क्या होगा? 4a, और उसको n नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तो n नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा n, ठीक है। तो ये लेंथ सेम हो गई, तो लेंथ से क्या हुआ? इन्होंने रेशियो निकाला। आप देखो n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया? πr। a इज इक्वल टू क्या मिल गया? a इज इक्वल टू मिल गया πr/2, हाँ πr/2। a इज इक्वल टू क्या मिल गया? πr/2। अब इस a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा m2/m1 इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर बाय 4, और नीचे πr² है, तो एक r² से एक r² गया, पाई से पाई गया, तो आंसर आ गया π/4। हाँ ऐसे आया है वही। अभी क्लियर? यस सर। बेसिकली लेंथ सेम रखी है, उसकी वजह से आया, क्योंकि लेंथ तो सेम है ना। अब चाहे आप इसके सर्कुलर कॉइल का बना लो, चाहे आप रेक्टेंगुलर कॉइल का बना लो, वायर की लेंथ तो सेम रहेगी, तो वो लेंथ निकाला। अब लेंथ कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, सरकमफ्रेंस इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, इक्वल टू इसका सरकमफ्रेंस होता है 4a इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि लेंथ सेम है, a की वैल्यू निकल गई πr/2
यहाँ पे पुट करा, आंसर आ गया π/4। क्लियर? यस सर। रचित क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ रचित? सर क्वेश्चन आ नंबर रहा है सर। 22 करें? क्वेश्चन नंबर 22। यस सर। हाँ, कह रहा है बार मैग्नेट इज फॉलिंग विद सम एक्सेलरेशन a along the vertical axis of coil as shown in figure. Bar magnet is falling with some acceleration a along the vertical axis of a coil as if shown in a figure. What will be the acceleration of magnet whether a is greater than g, a is less than equal to, if a coil ends are not connected to each other? देखिए, अगर पहले वाले केस में क्या कह रहा है कि इसको तो मैं कह रहा है कि ये कॉइल है और ये बार मैग्नेट आ रहा है साउथ नॉर्थ। तो पहले वाला डायग्राम में कह रहा है कि ये जो कॉइल है ना, ये कनेक्टेड नहीं है, ओपन है, ठीक है। और सेकंड वाले केस में कह रहा है कि ये कॉइल कनेक्टेड है और पोल ऐसे गिर रहा है। ये केस है, ये बी वाले में। तो अगर ये कनेक्टेड नहीं है और बार मैग्नेट आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा, बट एज ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है, मतलब क्लोज लूप नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। अब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये अपोजिंग पोल क्रिएट नहीं करेगा, सेम पोल क्रिएट नहीं करेगा तो ये इजीली गिरेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। इसमें क्या है, कॉइल कनेक्टेड है, तो अब जब ये गिरेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये इसके मोशन को क्या करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करने के लिए क्या कर देगा, इस पे नॉर्थ पोल क्रिएट कर देगा, तो इसको रिपेल करेगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। और बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो क्वेश्चन नंबर 3 में करंट लूप सॉल्यूशन में? A current loop is placed in uniform magnetic field in a following orientation. Calculate the magnetic moment in each case. Magnetic moment, ये वो वाला केस हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट NIA, करंट है तो NIA ही होगा इसके अंदर। सर बट सॉल्यूशन में तो फर्स्ट का आंसर -m भी दे रखा और सेकंड का 0। तो एंगल के बेस पे दे रखा है ना। कॉस की वैल्यू देखो, cos 90 0 होता है। सेकंड डायग्राम में cos 90 बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री यानी cos 90। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ क्या करा होगा। क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस। मैग्नेटिक मोमेंट current loop is placed in uniform magnetic field ये तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, MB। A current loop is placed in uniform magnetic field in the following orientations 1 and 2. Calculate the magnetic moment in each case. मैग्नेटिक मोमेंट के दो ही फॉर्मूले हैं, m × 2l या NIA। यहाँ पे लूप है तो NIA यूज होगा। मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया हुआ है यहाँ पे। यस सर। हाँ, टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। आंसर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकाल के दिखाया हुआ है, निकाला कुछ और ही है, ठीक है। तो NIA के बेस पे दिखाओगे, NIA तो फिर भी यहाँ पे एंगल फ्लक्स का बेस देखेंगे ना, तो फ्लक्स जो बनेगा वो कॉस एंगल के बेस पे है। तो NIA के अकॉर्डिंग यहाँ पे IA हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वाले में IA हो जाएगा मैक्सिमम,
क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक है और IA हो जाएगा, और एंगल आप यूज कर लो cos थीटा, क्योंकि n वेक्टर का यूज हो गया है, तो cos थीटा यूज कर लो, तो cos 180 डिग्री बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और ये n इस साइड है, तो 180 cos 180 माइनस IA, और इस केस में cos 90 बनेगा सेकंड वाले केस में, तो 0। ठीक है, यस सर। और बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? Question number 14. Galvanometer coil has resistance G. 1% of total current goes through the coil and rest through shunt. What is the shunt? ये तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर लो इसमें। शंट के लिए निकालना है करंट की वैल्यू। क्या कह रहा है, galvanometer coil has a resistance G. 1% of total current has gone through the coil and rest through the shunt। यानी कि इस तरीके से होता है ना, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये शंट हो गया, इसमें IG करंट जा रहा है, इसमें I माइनस IG जा रहा है ना, तो और टोटल करंट I है, तो जो IG है वो 1% ऑफ I है, और इसमें जो जा रहा है वो जा रहा है 99% ऑफ I। ठीक है, तो इस तरीके से लेके सॉल्व कर लो, या फिर मान लो कि इसको मान लो कि ये पूरी 1 वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आ गया 0.1 और इसमें आ गया 0.99, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो लेट करके। आंसर गिवन नहीं है इसमें, नहीं सर। ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करूं? यस सर। यस सर। फॉर्मूला आप ट्राई किया था? किया था ट्राई। देखो, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, है ना, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम होगा, यानी IG इंटू में G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू में S। हमें निकालना है S, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG अपॉन में I माइनस IG इंटू में G। ठीक है, galvanometer has a resistance G और 1% ऑफ द टोटल करंट वेव्स। ठीक है, तो इसमें IG की वैल्यू मैंने बोला कितना जा रहा है 1%, तो ये आ गया 0.1, और I माइनस IG कितना जा रहा है 99%, मतलब कि 0.99। रेजिस्टेंस कितना है G, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/99 G, यही आंसर है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो मेरा भी यही आंसर आया है। हाँ, तो यही करना है, और बोलिए। और कुछ सोनिया? नहीं सर। हो गया? यस सर। चलो अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो और करते रहो सॉल्व, मैं बताता रहूंगा कौन कौन से करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।